राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जठलाना यमुनानगर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 3 नियोजित विकास की रणनीति का राजनीति का एक नया प्रश्न कराने जा रहे हैं। प्रश्न है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, क्या कदम उठाए गए, तो इसके बारे में क्या परिणाम सामने आए और परिणाम के साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी जानेंगे कि वास्तव में इस पर देश पर इसका जहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ा वहाँ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो उससे पहले जान लेते हैं जब देश आज़ाद हुआ, ये सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। जब देश आज़ाद हुआ तो कृषि पिछड़ी हुई थी, सभी जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि उनकी पिछड़ी अर्थव्यवस्था हमको मिली थी। कृषि पिछड़ी हुई थी, किसान पुराने तरीकों से खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी का जो औजार होता था वो हल था और बैल थे। उस ज़माने में ट्रैक्टर नहीं होते थे, पुराने तरीकों से खेती बाड़ी करते थे। कृषि मानसून पर निर्भर थी। आज जिस तरह से आप देखते हैं कि ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पानी आता है, मानसून की जरूरत नहीं है, बरसात हो या ना हो, उस ज़माने में ये सब नहीं था। तो कृषि मानसून पर निर्भर थी। खेतों में इतना अनाज पैदा नहीं होता था कि सबका पेट भरा जा सके, इसलिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। एक देश के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात होती है कि वो अपनी जनता को जब अपना अनाज उनका पेट ना भर सके तो उससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं होती। तो उस ज़माने में खेतों में इतना अनाज पैदा नहीं होता था कि वो सबका पेट भर सके और यह स्थिति 1965 तक चलती रही। देश के आज़ाद होने के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। आप मानकर चल सकते हैं 1965 तक ऐसा ही चलता रहा, बाहर से अनाज आता रहा और हम खाते रहे। उसमें आप जानते भी हैं, कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो नेता थे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री थे, वो लोगों को व्रत रखने के लिए भी कहते थे, एक टाइम का खाना खाने से मना करते थे। इसका पीछे कारण यही था। 1965 के बाद कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी HYV ऑफ सीड्स, ध्यान से सुनना इसको, 1965 के बाद यानी कि 1965 तक सरकारों का ध्यान इस पर नहीं गया। और आप जानते हैं 1965 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर गहराई से विचार किया कि ये स्थिति जो है कब तक बनी रहेगी। तो 1965 के बाद कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, मशीनों का प्रयोग किया गया। पहले यानी कि उससे पहले लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे, तो अधिक बाहर से, अमेरिका से या फिर दूसरे देशों से अधिक पैदावार देने वाले बीज लेकर आए। साथ में लोग गोबर की खाद डालते थे, उसकी जगह लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि वो रासायनिक खादों का प्रयोग करें और जहाँ खेती हल से की थी वहाँ मशीनों का प्रयोग किया गया तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। पहले लोग पूरी की पूरी, आप जानते हैं कि जो कृषि थी वो मानसून पर निर्भर करती थी। मानसून ठीक टाइम पर आ जाता था, फसल हो जाती थी। मानसून ठीक टाइम पर नहीं आता था या बाढ़ आ जाती थी, फसल बर्बाद हो जाती थी और देश के सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो पहली बार अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, मशीनों का प्रयोग किया गया तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। इससे अनाज के उत्पादन में, जब ये सारी चीज़ें अपनाई गई तो इससे अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज के उत्पादन में हुई इस आश्चर्यजनक वृद्धि को ही हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। तो सिंपल सा, हम अगर आपको कोई पूछे कि हरित क्रांति क्या है, तो हम यही कह सकते हैं कि 1965 के बाद भारत में अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उसी को ही हम, इस आश्चर्यजनक वृद्धि को ही हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। हरित क्रांति का परिणाम यह, जब अनाज के उत्पादन में आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि हुई तो हरित क्रांति का परिणाम यह हुआ कि भारत जो पहले बाहर से खाने के लिए अनाज मंगवाता था, वह अनाज के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। तो ये एक गौरव की बात थी हमारे लिए कि हम एक आत्मनिर्भर देश बन गए। हरित क्रांति की विशेषताएं या तकनीकें, अब वो चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किया क्या गया था।
ऐसी क्या क्या तकनीकें अपनाई गई थी कि जहाँ पहले हम अनाज बाहर से मंगवाते थे वहाँ हम दूसरे देशों को अनाज भेजने लगे। तो कुछ ना कुछ तकनीकें जरूर अपनाई गई होंगी, एक एक करके उनको करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, कृषि क्षेत्र का विस्तार। यहाँ आप समझ रहे होंगे कृषि क्षेत्र का विस्तार का मतलब है कि सारी ज़मीन पर खेती नहीं होती थी, बल्कि थोड़ी सी, क्योंकि एक किसान 2 बैलों या फिर 4 बैलों और 2 हलों से कितनी खेती जोत लेगा? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अगर एक मान लीजिए किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है और उसके पास 2 बैल की जोड़ी है, 1 हल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 एकड़ पर कृषि करेगा। इसका मतलब है कि उसकी 7 एकड़ जो ज़मीन थी वो बेकार पड़ी थी। तो पहली बार जो है जब अनाज का उत्पादन किया गया, कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। हरित क्रांति में इस बात पर जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कृषि के अंतर्गत लाया जाए ताकि एक बड़े क्षेत्र पर फसलें उगाई जा सकें। और जब ऐसा किया गया तो इससे अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। यानी कि जहाँ पहले एक व्यक्ति 2 एकड़ की खेती करता था, उसको कहा गया कि जबकि उसके पास 5 एकड़ थी, तो उसको कहा गया कि आप 5 एकड़ में कृषि कीजिए। तो अगर 2 एकड़ में उसके पास 20 क्विंटल गेहूँ होता तो 5 एकड़ में आप अनुमान लगा सकते हैं ज़्यादा ही होगा बिल्कुल। तो इससे अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। तो पहला कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। नंबर 2, 2 फसलें पैदा करना। 2 फसलें पैदा करना। भारत में अनाज का उत्पादन इसलिए कम था क्योंकि एक खेत में एक साल में एक ही फसल पैदा की जाती थी। अनाज का उत्पादन समझ रहे हैं क्यों कम था? एक खेत में एक साल में एक ही फसल पैदा की जाती थी और वह भी वर्षा पर आधारित होती थी। समझ रहे होंगे आप कि मानसून की वर्षा पर था कि हम 2 फसलें नहीं उगाते थे जिस मानसून पर निर्भर करते थे, तो एक ही फसल उगाते थे, वह भी मानसून पर आधारित थी। अतः हरित क्रांति में यह निर्णय लिया गया कि एक खेत में एक साल में 2 फसलें पैदा की जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक साल में 2 बार वर्षा का होना जरूरी था, क्योंकि जो फसल हम उगाते थे वो मानसून पर थी, बरसात आ जाती थी, बाकी पूरे साल जो है वो ज़मीन बंजर पड़ी रहती थी, कोई खेती नहीं होती थी उसमें। तो ये तो निर्णय ले लिया गया कि एक साल में हम 2 फसलें पैदा करेंगे, लेकिन उसके लिए एक साल में 2 बार वर्षा का होना जरूरी था। अतः यह निर्णय लिया गया कि पहली फसल प्राकृतिक मानसून से, जो पहले लोग उगाते आ रहे थे उनको छूट दी गई भी, जिस प्रकार से मानसून पर निर्भर है तो मानसून से उगाई। तो पहली फसल प्राकृतिक मानसून से उगाई जाएगी तथा दूसरी फसल कृत्रिम वर्षा से उगाई जाएगी। मतलब उसके लिए आर्टिफिशियल वर्षा करनी पड़ेगी, कृत्रिम वर्षा से उगाई जाएगी। इसके लिए क्या किया गया? कृत्रिम वर्षा के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई। कैसे की गई? जैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें खुदवाई गई तथा बड़े बड़े तालाब बनाए गए। जो आप गांव में देखते हैं इस समय, वो उसी ज़माने में थे, ताकि वहाँ पर जब पानी न हो, जब मानसून न हो, तो लोगों को वहाँ से पानी उपलब्ध करवाया जा सके। ये आप देख रहे हैं बांध का एक दृश्य। ये बांध है जहाँ पर पानी रोका गया और बाद में इस पानी को जब बरसात नहीं होती थी नहरों के जरिए किसानों के खेतों तक पहुँचाया जाता था। ये भी बांध का ही एक दृश्य है, भाखड़ा डैम का। ये भी बांध ही है जहाँ पर पानी रुका हुआ है। ये हीराकुंड बांध है, पानी ही पानी आप देख रहे हैं। ये उसी ज़माने में सोचा गया था कि किस तरह से फिर नहरें खुदवाई गई। ये नहर देख रहे हैं आप, जहाँ से बांध से जो पानी है वो नहरों के जरिए किसानों के खेतों तक पहुँचता था। तीसरा, क्या तकनीक अपनाई गई? अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग। पहले किसान क्या था कि एक ही खेत में फसल उगाता था, उसी का बीज रख लेता था और उसी को ही बार बार बोता रहता था। इस बात की तरफ उसका कभी ध्यान नहीं दिया आया कि भाई एक ही बीज को यदि हम बार बार बोएंगे तो उसकी उत्पादन जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो अब की बार एक नया तरीका अपनाया गया, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान से सुनिए, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि के अधिक पैदावार देने वाले बीजों का विकास किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जब इन बीजों को बोया गया
तो इससे भी अनाज का उत्पादन बढ़ा, यानी कि जहाँ पहले 10 क्विंटल होता था वहाँ एकदम से 20 क्विंटल उत्पादन होने लगा। ये फसलें देख रहे हैं आप, इस तरह से फसलें लहराने लगी। गेहूं की है, मक्का है। नेक्स्ट है नंबर 4 पे रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। पहले लोगों या किसानों के मन में ये धारणा थी कि यदि वो रासायनिक खाद डालेंगे तो फसल जो है वो जहरीली हो जाएगी, जो खाने लायक नहीं रहेगी, इसलिए वो रासायनिक खाद नहीं डालते थे। कीटनाशक दवाइयों की तो बात ही दूर की रही है, वो तो डालते ही नहीं थी बिल्कुल। हरित क्रांति से पहले खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। वो मैंने आपको बता दिया कि लोगों के मन में ये धारणा थी कि रासायनिक खाद जो है वो जहरीले हैं, जिससे फसल जहरीली हो जाएगी। गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, लेकिन केवल गोबर की खाद के सहारे अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए हरित क्रांति में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं खाद डालते हुए किसानों को, ये कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हुए। 5वां तरीका जो अपनाया गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। हरित क्रांति में यह भी निर्णय लिया गया कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए बरसात के पानी को बेकार में बहने से रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए। बरसात के पानी जो बेकार चला जाता था, बहने से रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें खुदवाई गई तथा बड़े बड़े तालाब बनाए गए। 6 है कृषि का मशीनीकरण, यानी कि कृषि में मशीनों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले खेती बैलों और हल से की जाती थी। देख रहे हैं आप कि बैलों और हल से एक आदमी कितनी खेती कर सकता है। लेकिन हरित क्रांति में कृषि का मशीनीकरण किया गया, अर्थात कृषि में मशीनों का प्रयोग किया गया। इसके लिए किसानों को मशीनें खरीदने के लिए अनुदान दिया गया। आप देख सकते हैं अब ट्रैक्टर से खेती होती है और एक आदमी एक ट्रैक्टर से कितना फसल पर खेती कर सकता है। ये जीरी लगाने वाली मशीन है, ये उस जमाने का ट्रैक्टर है। बेलारूस से लेके आए थे इनको पहली बार, DT 28 इनको ट्रैक्टर कहते थे। ये भी वो, ये DT 14 है, उसका छोटा रूप है। ये HMT जीटर हैं, अब तो नहीं रहे हैं। ये भी वही है HMT जीटर, ये भी एक बड़ा मशहूर ट्रैक्टर होता था उस ज़माने में। हरित क्रांति के प्रभाव या परिणाम अब जानने की कोशिश करेंगे। इसका फ़ायदा क्या हुआ वो भी हम देखते हैं। आर्थिक प्रभाव भी, आर्थिक रूप से इसके क्या प्रभाव पड़े, उसमें नंबर 1 है हरित क्रांति के कारण अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि। ये हम सोच चुके हैं, जब इतनी सारी तकनीकें अपनाई गई तो इससे अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत विश्व में अनाज का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश बन गया। पहले हम मांगने वाले थे, दूसरों से मंगवाते थे, लेकिन जब उत्पादन बढ़ा तो भारत विश्व में अनाज का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश बन गया। नंबर 2, कृषि उत्पादन बढ़ने से भारत की साख कर्जा देने वाली संस्थाओं जैसे विश्व बैंक की नज़रों में बढ़ी। जब आपके पास कुछ देने के लिए होता है, बाहर बेचने के लिए होता है, तो साख का मतलब है कि कर्जा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए होगा या कुछ बेचने के लिए होगा। तो भारत की साख कर्जा देने वाली संस्थाओं जैसे विश्व बैंक की नज़रों में बढ़ी, जिससे भारत को आसानी से कर्जे मिलने लगे। कर्जा मिलने से देश का तेज गति से आर्थिक विकास हुआ। नंबर 3, कृषि उत्पादन बढ़ने से गांवों के लोगों की आय बढ़ी। जब पहले एक आदमी की थोड़ी आय थी, जब ज़्यादा उत्पादन करने लगा तो उसकी आय में भारी वृद्धि हुई। गांव के लोगों की आय बढ़ी, आय बढ़ने से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया। आज आप देखते हैं किसान का जो जीवन स्तर है, जीने का जो ढंग है वो काफ़ी बदल चुका है। अब वो पुराने ज़माने वाले किसान नहीं रहे हैं।
नए नए, नंबर 4 है, नए नए बांधों का निर्माण होने से जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई। जब जहाँ पर बांध होते हैं वहाँ पर बिजली भी पैदा होती है, आप सभी जानते हैं। तो जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे गांव और उद्योगों को बिजली मिले, गांव को भी बिजली मिली और साथ में उद्योगों को भी बिजली मिली। 5, हरित क्रांति के कारण कृषि में, उद्योगों में तथा जल विद्युत परियोजनाओं में रोजगार के अवसर बढ़े। कृषि में जब आप ज़्यादा भूमि पर खेती करेंगे तो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार के अवसर बढ़े, जिससे लोगों को रोजगार मिला। ये थे उसके आर्थिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव भी कर लेते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े? हरित क्रांति के कारण अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज का उत्पादन बढ़ने से भारत को, जो पहले अनाज का आयात करता था, अनाज का निर्यात करने वाला देश बन गया। इससे विश्व में भारत का सम्मान, ये राजनीतिक रूप से या राजनीतिक प्रभाव हम कहें एक देश के लिए, कि जब वो बाहर दूसरे देशों को अनाज भेजता है तो उसका सम्मान होता है कि हम दूसरे लोगों का, अपना तो पेट भर ही रहे अपनी जनता का, लेकिन साथ में विश्व की जनता का भी पेट भर रही है। तो जब अनाज का उत्पादन बढ़ा, तो जो पहले हम अनाज का आयात करते थे, उसके बाद हम अनाज का निर्यात करने लगे, जिससे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा। नंबर 2, जब देश में हरित क्रांति आई तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मैंने आपको अतः हरित क्रांति लाने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला, जिससे देश में उनकी स्थिति मजबूत हुई। लेकिन बच्चों, ये बात ध्यान रखने वाली है कि हरित क्रांति जब आई तब 1965 था, तो आपने याद रखना है 1965 में इस देश के जो प्रधानमंत्री थे वो श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्हीं के प्रयासों, उन्हीं के प्रयत्नों से देश में हरित क्रांति आई, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर सके। ये भी विडंबना रही है, जो काम करके जाते हैं, शुरू करके जाते हैं, उनको उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जब परिणाम सामने आने लगते हैं तो जो गद्दी पर बैठा होता है उसका परिणाम, उसके जो फल होते हैं वो ले जाता है। तो जब हरित क्रांति के परिणाम सामने आए तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, अतः हरित क्रांति लाने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला, जिससे देश में उनकी स्थिति और मजबूत बनी। हरित क्रांति की सीमाएं या नकारात्मक प्रभाव, हर चीज़ के जहाँ अच्छे परिणाम होते हैं वहाँ उसके बुरे परिणाम भी होते हैं। तो हरित क्रांति के जहाँ अच्छे परिणाम आए वहाँ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हुए। क्या है जरा वो देख लेते हैं। नंबर 1 है उसमें, हरित क्रांति के कारण भारत में खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। कई बार जब देश में वर्षा नहीं होती तो अनाज की कमी हो जाती है, जिसके कारण बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता है। मतलब सिर्फ कुछ ही मामलों में, कुछ ही फसलों में बढ़ा है, सभी खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। और कई बार ऐसा भी होता है जब देश में वर्षा नहीं होती है, आज भी हमारी ज़्यादातर जो कृषि है वो मानसून पर ही निर्भर है, तो कई बार जब वर्षा नहीं होती है तो अनाज की कमी हो जाती है, जिसके कारण अनाज जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है। कई बार तो प्याज मंगवाने की नौबत भी आपने देखा है जब आ जाती है, जब देश में फसल नहीं होती है, अनाज बरसात के कारण फसल खराब हो जाती है। तो अब की पिछली बार आप देख रहे थे प्याज भी बाहर से मंगवाना पड़ा था। नंबर 2, हरित क्रांति केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक ही सीमित रही। पर मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में नहीं आई। ज़्यादातर जो इसका प्रभाव है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक ही सीमित रहा है। देश के दूसरे भागों को इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिला है, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। कहने का मतलब ये है कि कुछ क्षेत्रों, देश के कुछ क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हो गया है, जहाँ जहाँ पर क्रांति आई है, और जहाँ क्रांति नहीं आई है वहाँ वो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। तीसरा, हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों को मिला, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्हीं को ही इसका ज़्यादा फायदा हुआ है। छोटे किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। उल्टे कृषि में नई तकनीकें अपनाने के कारण वे कर्जदार बने। अब एक मान लीजिए एक किसान के पास 2 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन है, तो आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए उसको ट्रैक्टर भी खरीदना पड़ेगा, ट्रैक्टर के साथ जितने भी औजार होते हैं वो भी खरीदने पड़ेंगे, तो उतने उसके पास इतनी आमदनी नहीं होती है कि उनको खरीद सके वो।
तो कई बार वो लोन पर खरीदता है उस चीज़ को, कर्ज लेकर खरीदता है, और जब फसल नहीं होती है तो कर्ज को नहीं लौटा पाता है, जिसके कारण वो कर्जदार बन जाता है। तो हरित क्रांति का ये भी नकारात्मक प्रभाव हुआ है कि बड़े किसानों को इसका फ़ायदा हुआ है, छोटे किसानों को इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है नंबर 4, हरित क्रांति केवल चावल और गेहूं में ही आई है, दूसरी फसलों पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। सिर्फ 2 फसलें हैं जहां पर लोग उगाते हैं, पर वर्तमान समय में या तो चावल उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, और दूसरी फसलों पर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में आज भी दालों और तिलहनों मतलब तेल उत्पादन, जिनसे तेल होता है, ऐसी फसलें, आज भी दालों और तिलहनों का उत्पादन काफ़ी कम है। इसलिए सरकार को हर साल दालों और तिलहनों का आयात करना पड़ता है। इस मामले में हम आज भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। 5वां है, हरित क्रांति ने आय के अंतर को भी बढ़ाया है। जिन राज्यों में हरित क्रांति आई है उन राज्यों में किसानों की आय बढ़ी है, जबकि जहां हरित क्रांति नहीं आई है वहां किसानों की आय कम है। तो ये आय का जो अंतर है, आय की जो खाई है वो बड़ी है। पंजाब हरियाणा में अगर आप देखते हैं तो यहाँ किसान समृद्ध है, उनके पास सभी चीज़ें हैं। इसी प्रकार अगर आप बिहार में चले जाएं तो वहाँ लोगों के पास खेती तो कर रहे हैं लेकिन हमारी तरह संपन्न नहीं है। तो आय की असमानता को बढ़ाया है। ये था। धन्यवाद। थैंक यू।